तो कल मैंने आइंस्टाइन का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया था ना, कल मैं आइंस्टाइन का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया था कि आइंस्टाइन ने क्या क्या आपको बताया है, तो क्या एक्सप्लेन किया, जो एनर्जी आएगी वो इंसिडेंट करेगी, उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो उसके वर्क फंक्शन में यूटिलाइज होगी और कुछ एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो मूव कराने में, वो सब मैंने आपको बताया था, है ना। अब उसमें आगे कुछ उसी से रिलेटेड ग्राफ है ना, ग्राफ के बारे में पढ़ना है। ग्राफ मैंने आपको 3-4 ग्राफ बताया भी है लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में, अभी आगे भी कुछ आपको यहाँ पर ग्राफ, कुछ 1-2 ग्राफ रह गए वो मैं बता दूंगा। तो लिखेंगे ग्राफ, हेडिंग लिखेंगे ग्राफ, ग्राफ रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के से रिलेशन में कुछ ग्राफ हम लोग देखेंगे, ग्राफ रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें 3-4 ग्राफ बनाना है ना। हेडिंग लिखे ग्राफ रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला लिखेंगे ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम लोग ग्राफ लिखेंगे, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, है ना। तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पूरी बात बताई थी, लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में भी वही चीज हमने देखा था, फिर आइंस्टाइन ने भी उसी बात को आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करके बताया सारी चीजें, कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी कि नहीं डिपेंड करेगी, और डिपेंड करेगी तो कैसे डिपेंड करेगी, है ना। तो देखिए आइंस्टाइन ने ये बताया था आपको, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन उन्होंने बताया, जो एनर्जी लाइट की आती क्या होती है, एच न्यू, उसमें से वर्क फंक्शन को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगी, है ना। अब इसका ग्राफ बनाना, किसके किसके बीच में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो बताइएगा दोनों में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कैसा रिलेशन है, क्या लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, लीनियर है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक न्यू की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये देखिए ग्राफ आप जानते हैं, आपने 9th से 10th आईसीएसई बोर्ड में 10th में पढ़ाया गया है, और मैथ में 11th में जो है सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया गया, या सीबीएसई बोर्ड में लीनियर इक्वेशन में आपको बताया गया कैसे ग्राफ बनाया जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ग्राफ की, है ना, ऑन कंपेयरिंग विथ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन की ग्राफ होती है। क्या ये उसी के जैसा ग्राफ है ये, है ना। ये y की जगह क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी जो है x की जगह होगा, है ना। तो हम यहां पर ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इधर आपका फ्रीक्वेंसी है और इधर आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है मेरे भाई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन यहां पर देखिएगा कुछ माइनस करके, यानी ये पीछे की तरफ कुछ जाएगा ग्राफ, है ना। ग्राफ जो बनेगा आपका कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका ग्राफ होगा, है ना। अब देखिए ये जो पॉइंट होगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी के आगे निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी निकलेगी, और ये आपका जीरो फ्रीक्वेंसी होगी। और ये जो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर हम फ्रीक्वेंसी देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पहले जो एनर्जी खर्च होगी वो कहां पर होगी, इतनी वर्क फंक्शन। तो ये एनर्जी के, ये फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्ड में जो आपको एनर्जी मिल रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ये आपका वर्क फंक्शन होगा, यहां से यहां तक ये आपका वर्क फंक्शन होगा। समझ में आई बात। अगर ग्राफ ऐसे दिया रहेगा तो और पूछेगा उसमें वर्क फंक्शन कितना, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये ग्राफ दिया रहेगा और बोल देगा बताइए वर्क फंक्शन कितना, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वही ग्राफ। क्योंकि देखिएगा यहां से कंपैरिजन करेंगे, अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इससे कंपैरिजन करेंगे तो देखिएगा जो m है, m यानी क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप होता है इस लाइन का, वो किसके इक्वल होता है, अगर वो लाइन थीटा यानी एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बना रही तो वही स्लोप के इक्वल होगा। कभी कभी आपको यहीं से पूछ देगा कि इस लाइन का स्लोप कितना है, तो थीटा अगर दिया रहेगा तो भी बता सकते हैं। लेकिन
अगर हम यहां से कंपैरिजन करें तो इस स्लोप किसके इक्वल है, h के इक्वल है, प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल है। मेरे भाई अगर आपको स्लोप निकालना है किसी भी ग्राफ इन दोनों के बीच के रिलेशन का, तो जो h होगा वही आपका स्लोप के इक्वल होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल। यानी कभी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनेगा तो जो स्लोप होगा उस ग्राफ का वो हमेशा प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होगा। अब प्लैंक्स एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज तो होगी नहीं, तो इसलिए जो है कि स्लोप भी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। अगर हम कोई दूसरा मेटल भी ले रहे हैं तो उसका भी स्लोप क्या होगा, वही होगा, h के ही इक्वल होगा। आई बात समझिए। और अगर हम लोग कंपैरिजन करें C से तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। C क्या होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, ये किसके इक्वल होगा, क्या माइनस फाइव नॉट के इक्वल होगा, है ना, ये माइनस फाइव नॉट के इक्वल होगा। यानी कि अगर या माइनस हटा दिया वैल्यू की सिर्फ बात करेंगे तो फाइव नॉट के इक्वल होगा। यानी जो इंटरसेप्ट आएगा वो यही आएगा। बोलो मेरे भाई, माइनस सी आ रहा है, यानी इंटरसेप्ट जो सी की वैल्यू माइनस फाइव नॉट आ रही है, तो इसलिए हम लोग नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। ये क्लियर हुआ। तो ये आपको ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ से आपको स्लोप भी पूछ सकता है, फाइव नॉट की वैल्यू भी पूछ सकता है ना। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का क्या है, ग्राफ। क्लियर, इतना समझ में आया। अगर आपको स्लोप निकालना होगा तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू की इक्वल होगा, सी निकालना होगा तो वो वर्क फंक्शन की इक्वल होगा, वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है ग्राफ। अगर मैं किसी दूसरे मेटल का बनाऊं, अगर किसी दूसरे मेटल का, ये मान लीजिए मेटल ए, लेकिन किसी दूसरे मेटल का बनाऊं तो उसका भी ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, उसका भी ग्राफ बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा मेरे भाई, है ना। ये मेटल ए है, ये मान लीजिए कोई मेटल ए के लिए होगा, मेटल ए पे इंसिडेंट कर रहा है। ग्रीन वाला जो मैंने बनाया वो आपका मेटल बी के लिए, तो इसका भी स्लोप क्या होगा, सेम होगा, उसी के इक्वल होगा। लेकिन इस मेटल का जो वर्क फंक्शन होगा वो अलग होगा, और जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, न्यू नॉट ऑफ बी का हो जाएगा। वैसे ही वर्क फंक्शन ये कितना हो जाएगा, ए के इक्वल, और यहां से यहां तक जो वर्क फंक्शन होगा ये किसका हो जाएगा, फाइव नॉट ऑफ बी। तो मेटल चेंज करेंगे तो वर्क फंक्शन चेंज होगा और उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लेकिन स्लोप जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होगा ना। वर्क फंक्शन बताया था मैंने, किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे, कि उस मेटल के अंदर वो कितने अट्रैक्टिव फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए। आधी बात होने, तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा, क्योंकि वर्क फंक्शन जो होता है एच न्यू नॉट के इक्वल होता है। क्लियर, ये ग्राफ सबको समझ में आया, ठीक, बना लीजिए ग्राफ। अच्छा बताइए, जो एच होगा, एच है ना, एच यानी स्लोप, यानी स्लोप जो होगा, स्लोप यानी एम यानी एच, वो क्या होगा, सेम फॉर ऑल मेटल, हर मेटल के लिए सेम होगा, है ना। और वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा, बी वाले का वर्क फंक्शन जो होगा ए वाले से, ठीक, तो ये भी नोट कर लेंगे। दूसरा लिखेंगे ग्राफ, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। दूसरा ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना है ना। तो देखिएगा इधर ध्यान से, अब इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में लिखेंगे। तो मैंने इसी इक्वेशन को स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि टर्म में कन्वर्ट किया था, कैसे कन्वर्ट किया था, क्या लिखा था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दिया, क्या लिख दिया मैक्सिमम का, ई बी नॉट हो गया, ये हुआ। लेकिन आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाना है, तो ये y होगा, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ई से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से अगर इसी इक्वेशन को बनाऊं, v नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई ई ऑफ न्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन ई, ये हो जाएगा। अब देखिए y की जगह v नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और x की जगह क्या है, x की जगह फ्रीक्वेंसी है ना। लेकिन मेरे भाई ग्राफ फिर से यही बनेगा, बस यहां पर आपको क्या कर देना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा।
इधर आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। लेकिन अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी यही होगा और ये आपका tan थीटा जो होगा स्लोप के इक्वल। लेकिन अब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है तो यहां पर जो इंटरसेप्ट मिल रहा है सी, बताइए वो किसके इक्वल होगा? फाई नॉट बाई ई के इक्वल होगा, ये होगा इंटरसेप्ट। और स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल होगा? h बाई ई के इक्वल होगा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बन रहा है तो वही स्लोप जो होगा पहले h के इक्वल था, h बाई ई के इक्वल हो जाएगा, और वही इंटरसेप्ट पहले फाई नॉट था, फाई नॉट अपॉन ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहां अगर ए मेटल की बात करें तो ये भी फाई नॉट अपॉन ई, ये भी फाई नॉट अपॉन ई हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अरे बोलो भाई, यहां पर स्लोप जो होगा h बाई सेम फॉर ऑल द मेटल है ना, और वर्क फंक्शन बाई ई जो होगा बी का जो होगा वो ज्यादा होगा। अरे बोलो भाई, इतना समझ में आया? सेम वैसा ही ग्राफ बनेगा, बस क्या किया गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह ईवी नॉट रख दिया गया, ई को इधर से डिवाइड कर दिया गया तो h बाई ई आ गया स्लोप की जगह इस वाले ग्राफ में। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में क्या था? बस h था। और इंटरसेप्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले में फाई नॉट था, यहां पर फाई नॉट अपॉन ई हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? बना लीजिए ग्राफ दूसरा, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए ये दो ग्राफ मैंने आपको बता दिया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना? दोनों को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, कोई भी डाउट हो तो बताइए, है ना? एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। दोनों ग्राफ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों जो चाहे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा, है ना? तो दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम है, बस ई से डिवाइड करना। हो गया सबका? तीसरा ग्राफ अब हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग ये ग्राफ अपने से बनाएगा, है ना? ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्रीक्वेंसी। सब फ्रीक्वेंसी के ही रेस्पेक्ट में बन रहा है, ध्यान देना है कि नहीं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी। सब लोग बनाइए कॉपी पे, मैं चेक करूंगा, बनाइए सब लोग। इधर आपका फ्रीक्वेंसी है, इधर आपका करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बताइए ग्राफ बनाइए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, बताइए जल्दी बनाइए। देखिए कांस्टेंट तो होगा, लेकिन पहले अगर फ्रीक्वेंसी जब जीरो होगी तो करंट जीरो होगा। फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते रहेंगे अभी भी करंट जीरो ही होगा। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पास पहुंचेंगे तभी तो करंट कुछ ना कुछ मिलेगी। इसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे, यहां से कांस्टेंट होगा। इससे पहले तो करंट जीरो होगी, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम करंट देंगे तो वो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो करंट कहां से मिलेगा? जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा देंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब आपको एक कांस्टेंट करंट मिलेगी। तो ऐसे ग्राफ बनेगा, बना लीजिए सब लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद बनेगा। ठीक, क्लियर? बना लीजिए, बन गया सबका? समझ में आए? गलती अपनी, जिसको अपनी गलती नहीं समझ में आती है ना, वो कभी सीख नहीं पाए। चौथा और लास्ट, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बना के दिखाइए। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी बताइए जल्दी से। इधर आपका V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर आपका इंटेंसिटी। बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल?
स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे नहीं डिपेंड करती। तो स्टॉप आप इंटेंसिटी कुछ भी बढ़ाइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट ग्राफ बन जाएगा आपका। इंटेंसिटी 0 से आप बढ़ाएंगे तो ये आपका एक कांस्टेंट ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ में आ रही बात? ठीक। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है ना, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ, इंटेंसिटी के साथ नहीं, और करंट का रिलेशन इंटेंसिटी के साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? ठीक। ये 4 ग्राफ थे जो मैंने आपको बता दिए। अब नोट करके कुछ 2 पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। नोट करके 1-2 पॉइंट लिखेंगे। आज ही हमको क्वेश्चन भी करने हैं, आज होमवर्क भी मिलेगा, है ना। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स को पूरा कर लिया कि नहीं? जो बचा हुआ था कर लिया ना? हाँ, नहीं तो 60 क्वेश्चन तक नहीं मैं दिया था, 60 तक या 80 तक दिया था। अभी आगे बहुत थे, आगे वाला भी कर लीजिए। उसको 2-3 दिन से होमवर्क नहीं दे रहा, उसको करिए, है ना। देखिए इधर, ठीक। देखिए अब 2 पॉइंट है, उसमें क्या बताना है कि जैसे मान लीजिए जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ये मान लीजिए मेटल है, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है और वो लाइट का सोर्स है, वहां से लाइट आ रही, यहां पर कुछ इंटेंसिटी हो रही होगी। अगर मैं उसी बल्ब को थोड़ा सा नजदीक ला दूं तो क्या इस बोर्ड पे इंटेंसिटी बढ़ेगी कि सेम रहेगी? बढ़ जाएगी ना। इंटेंसिटी मतलब समझ रहे हैं, उस लाइट की इंटेंसिटी अब इस बोर्ड पे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मेटल एंड सोर्स। सोर्स और मेटल के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर इंटेंसिटी डिपेंड करेगी, है ना। और कैसे होगा? डायरेक्टली कि इनवर्सली? अरे इनवर्सली ना, डिस्टेंस कम पास में आएगा तो मतलब कम में इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो डिस्टेंस कम तब इंटेंसिटी बढ़ेगी। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases if the distance between source and emitter plate बोल दीजिए, या कैथोड, कैथोड से निकलता था ना, डिक्रीजेज। अगर दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी? इंक्रीज। यानी ये 1/d² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन बस लिख लीजिए। जो इंटेंसिटी ऑफ द डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड कैथोड। जो सोर्स है और जो कैथोड प्लेट है, दोनों के बीच के डिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। कम करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, जितना पास लाएंगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? हो गया? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। जो कैथोड और एनोड है उनके बीच की डिस्टेंस कम और ज्यादा किया गया तो देखा गया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, जो रोकने के लिए पोटेंशियल देना, अगर कैथोड और एनोड को आप एक पास में भी कर देंगे, नजदीक भी कर देंगे, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द कैथोड एंड
एनोड, ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, को समझ में आया ना? ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। बाकी कल मैंने आपको आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन वही 3 दिन से एक ही बात घुमा फिरा के सब चल रही है, अब तक तो याद हो जानी चाहिए पूरी बात, है ना। अब यहां आइंस्टाइन ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइट जो है, लाइट के पास क्या होता है, एक पार्टिकल होता है जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का यूज करके उन्होंने बताया, और उस पार्टिकल का नाम क्या होता है, फोटोन, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा फोटोन की प्रॉपर्टी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं, उसके फॉर्मूले वगैरह क्या है ना। तो वो हम लोग पढ़ेंगे फोटोन के बारे में। फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो हम लोग फिर न्यूमेरिकल करेंगे, और कल हम लोग मैटर वेव पढ़ेंगे। मैटर वेव 1 दिन का है, 2 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग जो है, ये पूरी कहानी समझ में आई क्या है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये पूरी एक कहानी है लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट के ही ऊपर, और उसी बात को आइंस्टाइन ने पूरा एक्सप्लेन किया। फिर मैंने आज उसमें कुछ ग्राफ आपको बता दिए। अब हम लोग फोटोन के बारे में लिखेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसलिए इसके आगे द लगाएंगे, द फोटोन, है ना। द फोटोन, फोटोन के बारे में आपको सारी चीजें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन या प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन बोल सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आप बस लिख लीजिए द फोटोन, है ना। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज तो आप पहले से ही जान चुके हैं, आइंस्टाइन ने प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का यूज करके बताया था। आइंस्टाइन ने क्या बताया था, उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम की थ्योरी यूज करके क्या बताया था कि जो लाइट आ रही है, लाइट के पास स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम फोटोन बोलते हैं, और हर एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है, hν। यही तो प्रॉपर्टी है फोटोन की, वो बता ही नहीं, मेन पार्ट बता ही नहीं रहे कोई, कि किसी भी एक फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी उस लाइट की न्यू है, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, h इंटू न्यू। यही तो प्रॉपर्टी है फोटोन, यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहली प्रॉपर्टी, जो पहली आप कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी, वो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग लिख लेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, प्लैंक्स ने इसके बारे में बताया था, है ना। फिर उसको किसने एक्सप्लेन किया था, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो कितना होगा, h इंटू न्यू। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो मैं बता, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34, ये लिखवा चुका हूं। ये इज इक्वल टू h न्यू, ये एनर्जी ऑफ द फोटोन हो गया। अब मेरे भाई ये न्यू जो है जरूरी नहीं है, और देखिएगा फ्रीक्वेंसी आपको इस चैप्टर में नहीं दिया रहेगा, इस चैप्टर में क्या आगे भी हो सकता है न दिया रहे आपको। मॉडर्न फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, वेवलेंथ दिया रहेगा लाइट का। तो न्यू नहीं दिया रहेगा, तो न्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, c बाई लैम्डा। तो यहां पर हम लोग h न्यू की जगह पुट करेंगे hc बाई लैम्डा। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई। इज इक्वल टू h न्यू या hc बाई लैम्डा। न्यू को लिखेंगे हर्ट्ज में, h की वैल्यू जूल सेकंड में, तो ये जूल में आ जाएगी, ये 1/न्यू 1/सेकंड। इसकी भी वैल्यू अगर लेमडा की वैल्यू मीटर में, इसकी जूल सेकंड में, इसकी मीटर पर सेकंड में, तो एनर्जी किसमें आएगी, जूल में आएगी। लेकिन मैंने आपको बताया मॉडर्न फिजिक्स में हम एनर्जी किसमें कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट किया गया, तो h की वैल्यू रखी गई, h कांस्टेंट है, c की भी वैल्यू रखी गई, c भी कांस्टेंट है, ये दोनों तो कभी नहीं चेंज होगा, ये दोनों तो सेम होगा। h और c की वैल्यू सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई किया गया और फिर लेमडा से डिवाइड किया गया, तो वो तो आया जूल में। और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड किया गया। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड किया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, वेयर h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके e की वैल्यू से डिवाइड किया गया, 1.6 इंटू 10⁻⁷
19 कूलम। तो ई का फॉर्मूला आ गया 12,400 अपॉन लेमडा, लेकिन लेमडा को आपको एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा, तो ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी मेरे भाई, तब जाके एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, ऐसा दिया नहीं रहेगा एग्जाम में, लेकिन ऑप्शन में आप देखें अगर जूल में कैलकुलेट करना होगा तब तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना, तब तो एच की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू रखेंगे, लेमडा को मीटर में रखेंगे, सब सारी यूनिट पे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ऑप्शन में जूल में दिया, लेकिन ऑप्शन में ज्यादातर क्या दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अब हर क्वेश्चन में आप एच मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा। आपको मल्टीप्लाई करके यहां पर खाना बनाकर खाना परोस कर दे दिया गया है, आपको बस क्या करना, लेमडा की वैल्यू रखना है। और लेमडा भी क्वेश्चन में ज्यादातर एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में दिया रहेगा, नैनोमीटर में दिया रहेगा, बस 1 10 से डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना टफ है ना, 10⁻⁻2 फिर कैलकुलेट करना, तो ये भी एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा, इसीलिए इसी फॉर्मूले को इसमें कैलकुलेट कर दिया। तो जब भी आपको एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वैल्यू याद करेंगे 12,400 अपॉन लेमडा, लेकिन लेमडा किस में रखना है, एंगस्ट्रॉम में रखना, क्योंकि इस फॉर्मूले में एंगस्ट्रॉम इंक्लूडेड है, वो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैलकुलेट मतलब कन्वर्ट करके लिया हुआ है। समझ में आई बात, वो इंक्लूडेड है, मल्टीप्लाई किया गया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे डिवाइड किया गया, फिर एंगस्ट्रॉम को भी कन्वर्ट किया गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12,400 अपॉन लेमडा। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा लिखेंगे इफेक्टिव मास ऑफ फोटॉन। फोटॉन के मास के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए, इफेक्टिव मास ऑफ फोटॉन। देखिएगा आइंस्टाइन ने ये बताया किसी भी पार्टिकल का जो एनर्जी होती है, अगर पार्टिकल का मास m है और उसकी एनर्जी E है ना, तो जो E होगा वो mc² होगा, m × c²। ये शायद आपने कभी पढ़ा होगा, इसके बारे में आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, एटम न्यूक्लियाई वाले चैप्टर, है ना। तो यहां से आइंस्टाइन ने ये बताया, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E एनर्जी जो होती है किसी पार्टिकल की क्या होती है, mc²। E क्या है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, m क्या, मास ऑफ द। तो यहाँ फोटॉन को हमने पार्टिकल माना हुआ, तो उसका मास अगर फोटॉन का m है तो एनर्जी E हो जाएगा। तो यहाँ से इफेक्टिव मास कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, E/c²। बोलो मेरे भाई, E/c² हुआ। इसको अगर और हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मास इफेक्टिव मास जो आ गया E/c² हुआ, और मास की जगह E की जगह अगर मैं hν लिख दूं, है ना, या hc/λ लिख दूं, है ना, hν भी लिख सकते हैं, ये c², और ν की जगह hc/λ भी लिख सकते हैं, hc/c²λ। एक c से c कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां से मास क्या आ जाएगा आपका, h/c आया, यानी यहां से आपका जो मास आया क्या, लेमडा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। H और C क्या कांस्टेंट है, ये याद बात नहीं करना है ना, ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है, याद हाँ बस ये समझ, ये याद रहना चाहिए। तो इसे आप मास निकालेंगे E/c², है ना। तो यहाँ से मास की वैल्यू आ गई h/c लेमडा। बस यहाँ से एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि मास जो है वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर विजिबल लाइट है ना, तो कौन से लाइट का फोटॉन का मास ज्यादा होगा, रेड या वायलेट? वायलेट का वेवलेंथ कम होता है तो उसका मास ज्यादा होगा, रेड वाले लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो उसका मास कम होगा। समझ में आ रही बात, बस उसी के लिए मैंने बताया। यहां से आप लिख सकते हैं कि वेवलेंथ मास, किसका मास किसका ज्यादा होगा, वायलेट का ज्यादा होगा, किससे, रेड वाले विजिबल लाइट से ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात, बस ये कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो आप देख। तो ये इफेक्टिव मास का ये फॉर्मूला, मास इक्वल टू E/c²। जो इफेक्टिव मास होगा प्रोटॉन का वो E/c² के इक्वल होगा।
रेस्ट मास क्या होगा फोटॉन में देखिएगा, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन उसी में एक अगली प्रॉपर्टी में, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। जो रेस्ट मास होता है फोटॉन का वो कितना होता है 0, ठीक। रेस्ट मास को हम लोग m0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 0 क्यों होगा देखिए, मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेटिविटी में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था बहुत पहले, मुझे लग रहा है कि मैग्नेटिज्म में भी एक बार मैंने बताया था, मास और वेलोसिटी के बीच में कंपैरिजन करवाया, हाँ मास पे डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, हाँ। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिर उसने मैग्नेटिज्म में बताया था, फिर ईएम वेव मिलता था, कई जगह बताया कि जो मास होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है m0 अपॉन अंडर 1 माइनस c स्क्वायर बाई c स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा रेस्ट मास ये है, तो यहां से अगर मैं रेस्ट मास निकालूं, है ना, तो m0 इज इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन, तो वेलोसिटी ऑफ फोटॉन कितना होता है, फोटॉन की वेलोसिटी कितनी होती है बताइएगा, फोटॉन की वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी था, c की वेलोसिटी था, तो यहां पर हम लोग c पुट करेंगे, तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 होगा, और 1 माइनस 1 0, तो m इंटू 0, रेस्ट मास कितना आ जाएगा, समझ में आई बात, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन कितना होगा 0, है ना। लेकिन इफेक्टिव मास अगर वो निकालना है तो कितना होगा, e, अगर वो मूव कर रहा है तो वो कितना होगा e बाई c स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो क्योंकि मास जो होता है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है, इसीलिए यहां पर हम लोग पुट करेंगे तो जो उसका m0 आएगा वो हमेशा 0 होगा, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0, ये कई बार पूछा है, ठीक। बोलिए सबको समझ में आया। तो दो प्रॉपर्टी होगी, एक मैंने उसकी एनर्जी के बारे में बताया, वो पहले भी आप जानते थे, है ना, 12,400 अपॉन लेम्डा, और दूसरा मैंने उसके इफेक्टिव मास के बारे में बताया, इफेक्टिव मास E अपॉन c स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तीसरा उसके मोमेंटम के बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे, लिखेंगे मोमेंटम ऑफ फोटॉन, फोटॉन के मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, मोमेंटम ऑफ फोटॉन इसको हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू, और इसके मास का फॉर्मूला क्या होता है, फोटॉन के मास का फॉर्मूला E अपॉन c, E अपॉन c, है ना। तो देखिएगा मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना, तो मास की जगह हम क्या लिखेंगे E अपॉन c स्क्वायर, और वेलोसिटी की जगह c, क्योंकि c की स्पीड से यहां से यहां कैंसिल होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन कितना होगा E बाई c, वेयर E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, E जो है वो क्या है, फोटॉन के पास कितनी एनर्जी है। अरे बोलो भाई मोमेंटम समझ में आया, मोमेंटम का फॉर्मूला E बाई c, बहुत इंपॉर्टेंट। एनर्जी का फॉर्मूला 12,400 अपॉन लेम्डा, या h न्यू या hc बाई लेम्डा, मास इफेक्टिव मास का E बाई c स्क्वायर, और मोमेंटम का E बाई c, एक c से c कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए मोमेंटम। इसमें बाकी आप इसको कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं, E की जगह h न्यू भी लिख सकते हैं, hc बाई लेम्डा भी लिख सकते हैं, तो और भी फॉर्मूला आ जाएगा, तो वो मैं नहीं लिखवा रहा हूं, आप क्वेश्चन में आएगा तो आप कर सकते हैं E की वैल्यू, बाकी मोमेंटम का फॉर्मूला E बाई c ही आपका, ठीक। नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन, फोर्थ लिखेंगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन, इंटेंसिटी को हम लोग इसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई, करंट को स्मॉल आई से, कैपिटल आई से इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की डिफिनीशन एनर्जी पर यूनिट है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा उसके पास कितनी एनर्जी है ना,
अपॉन एरिया अपॉन टाइम 80। आगे बात सुनो। ये एक इंटेंसिटी ऑफ फोटोन रखेंगे तो ई की जगह h न्यू रखेंगे। अगर लाइट की इंटेंसिटी पता करनी हो m से मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। अगर हम लोग पूरे लाइट की इंटेंसिटी अगर निकालना हो तो पूरे लाइट की एनर्जी रखनी होगी। अब उसमें जितने फोटॉन हो सबकी एनर्जी रखनी होगी, तो यहां से n से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी E की जगह h न्यू ना रख के n h न्यू रखेंगे, जितने नंबर ऑफ फोटॉन। बोलो भाई। अच्छा, एनर्जी अपॉन एरिया पर यूनिट टाइम होता है इंटेंसिटी। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? वो पावर। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा मेरे भाई, पावर अपॉन एरिया। बोलो मेरे भाई, अरे समझ में आ रहा है भाई? वेयर P क्या है? पावर है। समझ में आ रही बात? इंटेंसिटी की SI वाट उसके टर्म में जूल मीटर स्क्वायर। जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो जूल पर सेकंड को तो वाट बोलते हैं। तो SI यूनिट, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड और वाट पर। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? SI यूनिट है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये SI यूनिट। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा E अपॉन AT या पावर अपॉन, है ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पूछेगा नंबर ऑफ फोटॉन। पूरे लाइट की इंटेंसिटी दी रहेगी और नंबर ऑफ फोटॉन, या पूरे लाइट का पावर दिया रहेगा, है ना। आपको क्या पूछ देगा? नंबर ऑफ फोटॉन। नंबर ऑफ फोटॉन पूछेगा, है ना। वेयर ये इंटेंसिटी पूरे लाइट का, अगर इंटेंसिटी ऑफ एक फोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ h न्यू बचेगा। लेकिन अगर हम लोग पूरे लाइट की बात करेंगे तो एनर्जी की जगह क्या लिखेंगे? NH न्यू। समझ में आ रही बात? वेयर, और n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन, है ना, जो लाइट से निकल रहे उसमें कितने फोटॉन। बोलो भाई, NH न्यू लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं? ठीक। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो NH न्यू अपॉन AT इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया लिख सकते हैं, है ना, है ना। अभी याद नहीं करना है ना, याद बस आपको ये रहना चाहिए। इसी से हम लोग क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो मैं समझा रहा हूँ, है ना। याद करने के पीछे एकदम नहीं भागना। ये बस ये चीज पता रहनी चाहिए आपको। बस उसमें एनर्जी जो क्या पुट करना, वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एरिया से एरिया कैंसिल होगा, ये हो जाएगा NH न्यू अपॉन T इज इक्वल टू पावर, और N बाई T को बोलेंगे नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड, कितने फोटॉन उस पे इंसिडेंट कर रहे हैं। तो N बाई T को मैं N बाई T यहाँ पे कर ले रहा हूँ, और ये हो जाएगा P अपॉन H। न्यू की जगह हम लोग C बाई लेमडा भी रख सकते हैं, क्योंकि लेमडा दिया रहेगा आपको। यहां से लेके अगर मैं सॉल्व करूं तो N बाई T को हम लोग सकते हैं स्मॉल n, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड, और यहां से आपका हो जाएगा P अपॉन HC बाई लेमडा। न्यू की जगह C बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। बोलो मेरे भाई, ये फॉर्मूला समझ में आया? वेयर n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकंड। एक सेकंड में कितना फोटॉन। बोलो भाई, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी पे आएंगे, लेकिन ये आपको याद, क्या याद रहना चाहिए? ये मेन फॉर्मूला, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल अभी देखेंगे, अभी 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 करेंगे, यही आएगा, इसी पे आएगा, है ना। लेकिन आपको याद ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि इंटेंसिटी होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फिर क्वेश्चन में हम लोग ऐसा ही कर लेंगे। यहां से आपका नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड पर सेकंड, पावर दिया रहेगा, वेवलेंथ दिया रहेगा, H और C की वैल्यू रख के हम लोग निकालेंगे। लेकिन 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 मेरे भाई, यहाँ पर HC की वैल्यू हम 12,400 नहीं रखेंगे, ना ही लेमडा की वैल्यू हम लोग एंगस्ट्रॉम क्यों नहीं रखेंगे? ये नंबर है, यहाँ पर आपको नंबर निकालना है, एनर्जी नहीं निकालनी। पावर SI यूनिट में दिया रहेगा, तो सबको SI यूनिट में रख के नंबर निकालना। यहाँ पर वो काम नहीं करना, वो एनर्जी वाले में करना। ठीक, नोट कर लीजिए इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन। फिफ्थ वाला
रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़े लाइट के। रेडिएशन प्रेशर ये क्या होता है? रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। देखिए अब लाइट फोर्स से आ रही है, ये मेटल है, मान लीजिए कैथोड कोई भी मेटल है जिस पे इंसिडेंट है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उसको, इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कर रहे हैं। अब ये जो सरफेस जिस पे वो लाइट इंसिडेंट कर रही है वो या तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा या पूरी लाइट को एब्जॉर्ब, या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा या तो पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करे। तो इसलिए हम लोग रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन फोर्स दो की, एक पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जब वो लाइट पूरी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है यानी पूरा रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तब क्या होगा रेडिएशन फोर्स और प्रेशर, और एक अगर पूरी लाइट को वो अब्सॉर्ब कर ले रहा है, ये मेटल सर जो लाइट आई पूरा अब्सॉर्ब कर ले, बाहर नहीं निकल रही, लाइट आई इसको पकड़ के अपने अंदर रखे, है ना, उसको बोलेंगे अब्सॉर्बिंग। रिफ्लेक्टिंग मतलब लाइट आई टमाचा मार के बाहर भेजी, है ना, क्या हो गया वो अब्सॉर्ब, रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो हम लोग दो केस पढ़ेंगे, इसमें पहला वाला पढ़ेंगे when surface is perfectly reflecting, सरफेस जो है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, है ना, तब लाइट अगर इंसिडेंट कर रही है तब, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, ये पूरी लाइट को क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। यहां से एक फोटोन आ रहा है, इस पे इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट करके वो क्या चला जाएगा, वापस चला जाएगा, है ना। अब अगर मैं मान लिया लेट इन नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट on surface in t सेकंड में अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं सरफेस पे, अगर n नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं, तो अब यहां से पहले मैं मान ले रहा हूं मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोर्स निकालना है ना, रेडिएशन फोर्स निकाल, अगर फोर्स निकल जाएगा तो फिर प्रेशर कैसे निकल जाएगा, एरिया से डिवाइड करेंगे सरफेस की एरिया, तो पहले फोर्स निकालना है, और फोर्स निकालने के लिए हमको मोमेंटम पता है, तो बता दीजिए। अरे कैसे निकालेंगे, मैं क्यों बताऊं, मोमेंट चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, यानी t सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज, न्यूटन का सेकंड ला भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो फोर्स के इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स निकालना तो मोमेंटम पहले निकालेंगे इंसिडेंट करने के पहले और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, है ना। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन बिफोर, है ना, इंसिडेंट, बिफोर इंसिडेंट ऑन सरफेस पे इंसिडेंट से पहले कितना मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये p1 हो जाएगा, कितना मोमेंटम आ गया, एनर्जी उसकी E1 है ना, E1 बाई c होगा, मान लीजिए E1 मान लीजिए जितनी एनर्जी E मान लीजिए E बाई c के साथ आ रहा है, जितनी एनर्जी के साथ आ रहा है E बाई, यही तो मोमेंटम अभी बताएगा, तो P1 कितना हो जाएगा E बाई c, यानी यहां से जो P1 होगा आपका वो कितना होगा E बाई। अब यहाँ पे इंसिडेंट किया, फिर अब्सॉर्ब तो किया नहीं, तो पूरी की पूरी एनर्जी आ जाएगी, यानी कि जो P2 होगा वो भी कितना हो जाएगा, माइनस c। मोमेंटम में हमेशा आपको माइनस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, है ना, तो माइनस c बाई। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, मोमेंटम of photon
आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कितना होगा -e/c होगा, है ना, रिफ्लेक्ट करने के बाद। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया मेरे भाई? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p क्या हो गया? p1 माइनस p2, है ना। चेंज क्या हो गया? p2 माइनस इनिशियल हमेशा चेंज में निकालते हैं, तो p2 माइनस p1 ये हो जाएगा -e/c ऑफ -e/c कितना हो जाएगा? -2e/c ये आ जाएगा। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? कितना हुआ? -2e/c। अब जितना फोटोन में मोमेंटम चेंज हुआ उतना ही मोमेंटम तो वो इस सरफेस को ट्रांसफर करेगा। जो मोमेंटम उसके में चेंज हुआ क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना। मोमेंटम जो कंजर्व होगा तो जो इसके मोमेंटम मिला कितना मिला? -2e/c, तो उतना ही मोमेंटम उसको ट्रांसफर किया होगा +2e/c, तभी तो नेट मोमेंटम पहले भी 0 था तो बाद में भी 0 कर लेंगे। आ रही बात समझ? तो मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस को कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ? 2e/c। मोमेंटम ट्रांसफर टू सरफेस को मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा? 2e/c। बोलो मेरे भाई, यहां तक समझ में आया? ये मोमेंटम हो गया मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस, है ना। अब इतना ये डेल्टा p आ गया, इसको हम डेल्टा p मान। अब हमको क्या निकालना? फोर्स। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखिए सब लोग, रेडिएशन फोर्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। कितना लगा? मोमेंटम कितना हुआ? 2e/c और टाइम हमने t लिया हुआ था, t सेकंड में हो रहा है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये जाएगा 2e/c इंटू e/t क्या होता है? पावर। तो यहां से क्या हो जाएगा? कैपिटल P अपॉन 2p/c होगा, यानी रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला आपका आ जाएगा। जो रेडिएशन फोर्स होगा यानी कैपिटल F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2p/c, वेयर p क्या है? पावर ऑफ द लाइट, है ना। कितने पावर के साथ वो उसको इंसिडेंट कर। तो ये रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला आ गया 2p/c। समझ में आई बात? याद रहेगा। अब रेडिएशन फोर्स, अच्छा, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? रेडिएशन प्रेशर अपॉन एरिया, ये आपका हो जाएगा 2p/a इंटू c, है ना। और पावर अपॉन एरिया क्या होता है? तो ये किसका फॉर्मूला का? 2I/c, यानी कि रेडिएशन प्रेशर p बहुत हो चुका, मोमेंटम में भी p, पावर में भी p, या प्रेशर में क्या लिखे? पूरा ही लिख देते। रेडिएशन प्रेशर कितना हो जाएगा? 2I/c। ये रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है। यहाँ भी हम लोग F ना लिखते, रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला। अरे बोलो भाई, समझ में आया? समझिए इधर, रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला कितना आया? 2p/c और रेडिएशन प्रेशर का 2I/c, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई है ना। उसमें p/c है, इसमें I/c है। ये दोनों आपको याद रहना चाहिए। इसका पूरा डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं, बस फोर्स और प्रेशर आपको पता रहना चाहिए कितना हो। ये किस पे हो रहा है? ये लाइट जो है जो सरफेस पे इंसिडेंट करे उस पे कितना फोर्स डेवलप कर रहे हैं, या उस पे कितना पावर लगा, सॉरी कितना प्रेशर लगा। ये दो चीजें आपको निकालना। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगर दूसरा केस है इसी का, फिफ्थ वाले का, व्हेन surface is perfectly absorbing,
अगर सरफेस जो है एब्जॉर्ब होगा, पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तब क्या होगा? सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। अगर सरफेस एब्जॉर्ब तो मोमेंटम तो आएगा E1 बाई सी, तो P2 कितना हो जाएगा? ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा इसको, P2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो कोई लाइट यहाँ से जाएगी, है ना? तो मैं पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अब लाइट जा नहीं रही है तो मोमेंटम तो बस E बाई सी होगा। अब 2E बाई सी होगा नहीं, तो जहां जहां 2 आया वहां क्या हो जाएगा? E by C। वो मोमेंटम E बाई सी हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा? P बाई सी होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर आपको लिख दे रहा हूँ। इस केस में जो रेडिएशन फोर्स होगा वो P बाई सी होगा, पावर अपॉन सी होगा। बोलो भाई बात समझ आई? क्यों हुआ? क्योंकि फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा नहीं। और रेडिएशन प्रेशर I बाई सी हो जाएगा। रेडिएशन प्रेशर आपका I बाई सी होगा। ये फॉर्मूले बस 2 हट जाएगा क्योंकि ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो चेंज इन मोमेंटम E बाई सी होगा, यहाँ पर 2E बाई सी। ठीक ना? देखिए लाइट का जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये खत्म हो चुका है ना। लाइट वाला जो पूरा पार्ट था खत्म हो गया। अब हमारा मैटर वाला पार्ट बचा हुआ है, लेकिन लाइट वाले पार्ट पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है अब लाइट के बारे में। अब उसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन। फिर हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? मैटर के बारे में, है ना। मैटर वाला बस बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, 2 घंटे का है, वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1। मॉड्यूल ओपन करेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग सबके पास होगा, जिसके पास नहीं होगा वो यहां से देख लेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना, जिसमें आपको लैम्डा दिया होगा। देखिए आपको एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया आप लोगों को। देखिए यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम। मैंने बताया था कि एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा। तो एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। और एनर्जी किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने आज ही अभी आपको बताया। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 12400, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4000, 2 0 से 2 0 कैंसल, ये 0 हटेगा, डेसिमल आ जाएगा। यहां से कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, 3.1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल इजी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। लेकिन इसमें आगे और बोला क्या? जूल में। जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना होता है। 1.6 into 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा? 4.9 यह आ जाएगा 4.96 into 10 की पावर -19 जूल। ये आपकी एनर्जी आ जाएगी जूल। समझ में आया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। दूसरा करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे कैसे? पहले दिया क्या वो देखिए। आपको पावर दिया हो 60 मिलीवाट, यानी 60 into 10 की पावर -3 वाट दिया होगा। और लाइट का वेवलेंथ दिया होगा, कितना दिया हुआ है? 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी 6000 into 10 की पावर -10। इसमें सब एसआई यूनिट में रखेंगे। अब आपको पूछा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछा, तो अभी मैंने ड्राइव कराया था, तो मैंने बोला आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है। क्या याद करना है? E बाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, है ना। एनर्जी की जगह हम क्या लिखेंगे? NH न्यू अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर, यही बताया ना।
अब देखिए n बाई t आपसे पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछा है, तो ये स्मॉल n हो जाएगा, ये p अपॉन h न्यू हो जाएगा। न्यू की जगह हम लोग यहाँ पुट करेंगे, कितना हो जाएगा hc बाई, यही फॉर्मूला ड्राइव करा था। तो आप ऐसे ही हर क्वेश्चन में ड्राइव कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि याद करना, क्योंकि ये याद करना इजी है इस कंपैरिजन टू इसकी। समझ में आ गई बात? तो आप ये याद कर लेंगे, थोड़ा सा 2 लाइन का ड्राइव कर लेंगे। अब n आपसे पूछा है, n का फॉर्मूला आपका आ गया p लैम्डा अपॉन h इनटू c, सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। पावर कितना दिया हुआ है? 60 into 10 की पावर माइनस 3 एंगस्ट्रॉम 6000 into 10 की पावर माइनस 10। h की वैल्यू 6.62 into 10 की पावर माइनस 34। c की वैल्यू 3 into 10 की पावर 8। n देखिए सॉल्व करेंगे, 6 और 6 36 into 10 की पावर कितना होगा, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 10 और 3 ऐड हो जाएगा 13 और यहाँ 4 0 माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 4 माइनस होगा 9 होगा। और फिर नीचे वाले पावर को सॉल्व करेंगे, ये 3 का 6.62 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या मत करिए ऐसे ही रहने दीजिए, 6.62 into 3, क्योंकि अभी ये कैंसिल होगा, और 10 की पावर माइनस 26, 34 में से 8 माइनस होगा, 3 से यहाँ कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 12 होगा। अब ये n की वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, आएगा 12 अपॉन 6.62 into 10 की पावर, ऊपर जाएगा प्लस 26 हो जाएगा, और माइनस 9 में से 26 माइनस 9 कितना होगा 17 होगा। n की वैल्यू अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, 12 को 6.62 से कैंसिल करेंगे, फिर 2 से कम आएगा, है ना, 1.8 के आसपास आएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 1.8 into 10 की पावर 17, इतने पर सेकंड आएगा, फोटॉन पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी, फोटॉन पर सेकंड, इतने फोटॉन निकलेंगे एक सेकंड, 1.8 into 10 की पावर 17 फोटॉन एक सेकंड निकलेंगे। आगे बात समझे, वो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे तो 2 से कम वाले पे ऑप्शन लगा देंगे, पावर बस सही होनी चाहिए 10 की पावर। अब करेंगे थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए मैं इसीलिए आपको ये फॉर्मूला नहीं याद करवाया, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है आपको, अब स्मॉल n की वैल्यू मैंने जो बताया था नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड, लेकिन इसमें क्या पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया, है ना। तो पहले देखिए एक फोटॉन, देखिए अब यहां से अगर मैं बात करूं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू, यही होगा। अरे बोलो मेरे, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा। एनर्जी की जगह क्या मैं एन एच न्यू अपॉन एरिया इनटू टाइम लिख सकता हूं, बोलो मेरे भाई, यही ना। एनर्जी का फॉर्मूला एन एच न्यू अपॉन एरिया इनटू टाइम, और आपको इंटेंसिटी क्वेश्चन में क्या दिया, इंटेंसिटी की पावर, इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए मैं पावर नहीं लिखा, इंटेंसिटी दिया हुआ है ना। और क्या पूछा, 1 सेकंड में पूछा, क्या पूछा, हाउ मेनी फोटॉन पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकंड। यानी आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही पूछा है, n अपॉन 80 की वैल्यू। अरे बोलो भाई, तो यहां से अगर मैं n अपॉन 80 की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, ये h न्यू जाके इंटेंसिटी में इधर डिवाइड होगा, बोलो मेरे भाई, I अपॉन h न्यू इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब n अपॉन t को तो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड बोलते हैं, है ना, स्मॉल n। तो आपसे पूछा स्मॉल n नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड अपॉन एरिया, 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा। समझ में आई बात, क्या पूछा है। और इंटेंसिटी आपको शायद, अच्छा इंटेंसिटी दिया हुआ है लेकिन न्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, c बाई लैम्डा। अरे बोलो भाई कैसे कन्वर्ट करना, इसीलिए मैं फॉर्मूला नहीं याद कर रहा हूं, मैं आपको यही वाला फॉर्मूला बोला हूं, याद कर लेंगे सारे क्वेश्चन, इसी को यहां से कन्वर्ट कर लेंगे। I की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.388 into 10 की पावर 3। कैसे पता चला कि ये इंटेंसिटी है, वाट पर मीटर स्क्वायर यूनिट से, यानी पावर अपॉन एरिया, उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं मेरे भाई। अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ दिया हुआ है 550
इंटू 10 की पावर -9 अपॉन h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -30, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर, यहां से सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, कुछ कैंसिल होगा, ये इसका कोई डबल वगैरह है क्या? नहीं डबल नहीं, पॉइंट ऊपर कर लीजिए तो उसे 3 से भी कट जाएगा। अगर देखिएगा 6.6 है तो 6.6 का डबल कितना होता है? 13.24, ये 13.8 है। 1.3 है ना। देखिए यहां से अगर कैंसिल करेंगे तो अप्रॉक्स ये कितना हो जाएगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा 0.21 आ जाएगा, 3 से भी कट जाएगा है ना, क्योंकि 0.21 करने से क्या होगा, ये 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.07 होगा, है ना, यहां से कैंसिल करेंगे 3 का 0.07, ये मैंने यहाँ पे देखिए डबल होता, अगर ये 31.32 होता, उससे थोड़ा सा ज्यादा तो 0.21 करेंगे, क्यों मैंने 0.21 नहीं किया, क्यों 0.22 नहीं किया, मुझे 3 से कैलकुलेशन हम लोग अप्रॉक्स कर रहे हैं, वो ऑप्शन में दिया रहेगा, वहां से टिक करना है ना। अब देखिएगा, अब ये 55 का 0.7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 550 का 38.5 कितना आ जाएगा, 38.5 38.5। अब 10 की पावर देखिए, ऊपर हो जाएगा ये 3 है, ये -6 है ना, और नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस, ये आ जाएगा 38.5 इंटू 10 की पावर 20 ऊपर चले जाएगा, कितना आ जाएगा 20, कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, फोटॉन पर यूनिट, फोटॉन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, समझ में आ रही बात, इतने फोटॉन 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड में 38.5 इंटू 10 की पावर 20, ठीक ना, तो इसमें 38.3 आया हुआ है ना, उतना अप्रॉक्स कैलकुलेशन चले, इनका हो गया फोर्स वाला करेंगे हम। अच्छा एक चीज और, हमेशा जो है हम लोग ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग कब किसमें करते हैं, एक डेसिमल में लिखे जाओ ऐसे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3.85 इंटू 10 की पावर 21, है ना, ऐसे लिखेंगे फोटॉन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डेसिमल एक डिजिट के बाद। नेक्स्ट करेंगे फोर्थ वाला, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फोर्स दिया हुआ और फिर नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड पूछा है, वही स्मॉल इंटीग्रल, लेकिन यहाँ पर पावर और इंटेंसिटी ने जो फोर्स दिया, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला देखिए, मैं आपको बताया 2p/c, जो मैंने बताया वो लगाना 2p/c, लेकिन पावर नहीं दिया हुआ, पावर ना देकर वेवलेंथ दिया हुआ, और वेवलेंथ से क्या निकलेगा, एनर्जी, तो इस फॉर्मूले को हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2E/c इंटू t, पावर की जगह एनर्जी अपॉन टाइम रखेंगे, कॉन्सेप्ट से चलना है, बिल्कुल भी रटना नहीं, पावर की जगह हमने क्या लिखा, एनर्जी अपॉन टाइम, अरे बोलो भाई कितना है, अब एनर्जी अपॉन टाइम आ गया, तो यहां से फोर्स पता हुआ है आपको, अब एनर्जी की जगह हम क्या लिखेंगे, n में h न्यू रखेंगे, c इंटू t, क्योंकि न्यू नहीं दिया हुआ तो इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे hc/लैम्डा, एनर्जी की जगह hc/लैम्डा रखेंगे, बोलो भाई nh न्यू होगा, एनर्जी नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड होगा, क्योंकि यहां पे बहुत सारे फोटॉन निकल रहे हैं, वही पूछा है, और एनर्जी है hc/लैम्डा, h न्यू नहीं रखेंगे क्योंकि लैम्डा दिया हुआ। अब आपसे शायद n/t पूछा है यहां पर, एक देखिए यहाँ c से c भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा t, अब n/t क्या हो जाएगा, स्मॉल n होगा 2nh/लैम्डा, अब n पूछा है, n आएगा या लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा इनटू f अपॉन 2h, लैम्डा दिया हुआ है कितना 6600 इंटू 10 की पावर -9 नैनोमीटर, फोर्स दिया हुआ है 1 न्यूटन, 2 इंटू 6.62 इंटू 10 की पावर
मेरे भाई देखिए 6.6 बिल्कुल अप्रॉक्स ही है है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से 2 को हटाकर ये कैंसिल कर लेंगे, इससे कितने टाइम जाएगा 6.6 है तो ये 1000 टाइम जाएगा। यहाँ से कैंसिल ये 6600 है 6 है तो 1000 टाइम अप्रॉक्स जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 500 होगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन ये हो जाएगा 500 into 10 की पावर ये ऊपर जाएगा 34 में से 9 जाएगा कितना होगा 25 होगा प्लस में और यहाँ से n हो जाएगा 5 into 10 की पावर 27 इतना फोटॉन पर सेकंड। अरे बोलो भाई इस तरीके से करना है जैसे मैंने आपको समझाया। जो फार्मूला आप जानते हैं वही लगाएंगे। फोर्स का फार्मूला है 2 पावर अपॉन c, लेकिन पावर की जगह हमने एनर्जी अपॉन टाइम क्यों रखा क्योंकि पावर नहीं दिया हुआ था लेमडा दिया हुआ तो एनर्जी की जगह nhc/y लेमडा है। अच्छा एनर्जी क्यों 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन पूछा बहुत सारे फोटॉन, लेकिन अगर आपको सिर्फ एनर्जी एक फोटॉन की पूछेगा तब n से नहीं मल्टीप्लाई तब hc/y लेमडा। क्लियर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसने डिस्कवर किया हर्ट्ज ने की, लेनार्ड ने की, हेल्महोल्ट्ज ने की, आइंस्टाइन ने। सबसे पहले जो है हर्ट्ज ने, फिर उसके बाद हेल्महोल्ट्ज ने बताया जो मैंने आपको पढ़ाया है हेल्महोल्ट्ज ने बताया, फिर उसके बाद लेनार्ड ने पूरा उसको एक्सपेरिमेंट किया और लास्ट में उसको पूरा एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन सबसे लास्ट। यानी उसका डिस्कवर किसने किया हर्ट्ज ने सबसे पहले डिस्कवर। समझ में आ रही बात। तो उसका आंसर हर्ट्ज होगा। सेकंड वाला दिया हुआ है एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज इक्वल टू 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लीनियर मोमेंटम बताना है। तो बताइएगा दूसरा वाला क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपको एनर्जी दिया हुआ कितना 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 3 into 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन यही एनर्जी होगा। किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है। मोमेंटम पूछा तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है फोटॉन a/c होता है। यहाँ मास इनटू वेलोसिटी नहीं लगाएंगे, लाइट के लिए क्या होगा e/c, लेकिन e को किसमें रखेंगे जूल में, और जूल में करने के लिए 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर देंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई 3 into 10 की पावर 3 से 3 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1.6 into 10 की पावर -24। अब मोमेंटम की यूनिट क्या होती है केजी मीटर पर सेकंड या यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसकी जूल होती है जूल पर मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है ना तो जूल सेकंड पर मीटर ये भी तो बोल सकते हैं। इसकी कितनी होगी जूल और इसकी मीटर पर सेकंड होगी तो ऊपर से जूल सेकंड पर मीटर, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं है ना या वो भी बोल सकते हैं। हो गया ठीक।